तो आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से आपसी मतभेद होंगे, क्योंकि अगर कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं होगी तो वो फिर एक दूसरे को कैप्चर करने का जो है प्रयास करेंगे, और ऊपर से कोई पावर है नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिलेगा कि वो आपस में ही क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। मैं आपको और आप भी जानते होंगे ऐसे भी चैनल यूट्यूब पर हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स और ये बता रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहे हैं, और उनके ऊपर भी चैनल चल रहे हैं, समझ गए ना। तो इतना ज़्यादा संकट और कष्ट लेने की मुझे आवश्यकता है नहीं, तो वो हम प्रारंभ कर देंगे अगर यही तरीका और इसी तरीका का रिस्पॉन्स आपका रहता है। ये मैंने 1 मंथ का लिया है, उसके बाद में हम जो है के रूप में सामने आए थे, इसीलिए जो है इन्हें विद्रोही राज्य कहा गया। और जो ऊपर आप देख रहे हैं उन्हें उत्तराधिकार राज्य, यानी कि ऐसा समझो कि मुगल सत्ता के वो उत्तराधिकारी हैं, है ना, जैसे कि पिता के बाद में उसका पुत्र उत्तराधिकारी है। उन्होंने इस तरीका से अपने आप को, मतलब कि विद्रोह नहीं किया, डिस्प्यूट नहीं किया, बल्कि अपने आप को जो है विस्तृत सर्वेक्षण किया, और उसने इस सर्वेक्षण के लिए जमींदारों को समय पूर्ण राजस्व चुकाने को विवश किया, यानी कि एक सर्वेक्षण कराया, और जो भी जमींदार थे उनको जल्दी से और समय पर जो है राजस्व चुकाने के लिए विवश किया। ठीक है, सजा अपनी जगह, हाँ उससे कम होता है, ये मान सकते हैं आप। इसीलिए आपने देखे होंगे कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ हद तक, पूरी तरीके से कुछ हद तक ही कानून सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कानून बना करके हम सामाजिक बुराई को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से, तो सफदरजंग था जिसे 1748 ईस्वी में साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था, और साथ ही उसे इलाहाबाद प्रांत के अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि 1753 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण की थी, यद्यपि कभी भी सार्वजनिक रूप से केंद्रीय सत्ता से अपनी स्वतंत्रता को घोषणा नहीं कर सका कि मैं उससे अलग हूं, लेकिन व्यवहार में उसने स्वतंत्र शासक की तरह कार्य किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि जब मराठे हार जाते हैं तृतीय पानीपत के युद्ध में, तो ये स्थिति निश्चित नहीं थी कि कौन बनेगा, लेकिन ये जरूर थी कि कौन नहीं बनेगा, समझ गए। यानी कि अब शासक कौन बनेगा ये निश्चित नहीं था, लेकिन ये जरूर निश्चित था कौन नहीं बनेगा। तो देखेंगे कि जो दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहने वाले जो कृषक जो थे और कृषि कार्य में लगे हुए लोग थे, वो जाट थे, जो औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। और हालांकि मुगल सम्राट औरंगजेब ने विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन क्षेत्र अशांत बना रहा है, तो आप कितना भी दबाएं लेकिन वो भाप जो है वो निकलती रहती है। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। मुगल राजनीतिक सत्ता की वैधता को चुनौती नहीं दी थी, और इसके विपरीत अपनी स्वतंत्रता को प्रतीकात्मक रूप से या संकेतात्मक रूप से चलाते रहे थे। टीपू जो था उसने मुगल सम्राट के बिना किसी भी संदर्भ के सिक्के जारी किए थे। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था मुगलों का पतन, उसका कारण क्या रहा और उसके प्रभाव क्या आए और निष्कर्ष। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर हैं, और यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और यूनिट हमारा है 1 और लेक्चर है ये 6। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि मुगलों के पतन के बाद में किस प्रकार से जो क्षेत्रीय शक्ति हैं वो उभर करके सामने आती है, क्योंकि कोई भी एक सेंट्रलाइज पावर रही नहीं। और इन क्षेत्रीय शक्तियों का जब उदय होता है तो आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से आपसी मतभेद होंगे, क्योंकि अगर कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं होगी तो वो फिर एक दूसरे को कैप्चर करने का जो है प्रयास करेंगे, और ऊपर से कोई पावर है नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखने के लिए आपको मिलेगा कि वो आपस में ही क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, और फिर वो आपस में झगड़ने लगते हैं। और इसी का जो है कंपनी, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इसका फायदा उठाती है, और वो इन्हें लड़ाती भी, क्योंकि जो मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी ये सोची समझी साजिश थी कि आपको जाकर के किस तरीका से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां पे करना है और अपनी सत्ता को स्थापित करना है, ये उनका क्लियर था। ठीक है, उसी के आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इनकी सत्ताओं में विभिन्न तरीका से अलग अलग गवर्नर जनरल और गवर्नरों के माध्यम से अपनी शक्तियों का जो विस्तार किया, और जो क्षेत्रीय शक्ति है वो आपस में भिड़ाई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय क्या है, और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये निर्णय लिया है कि हम जो है मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं बताया है कि भाई आपको ये जो नया तरीका है वो आपको किस तरीका से लग रहा है। तो मैंने जो 1 मंथ का जो लिया है, इसके बाद में
मे भी मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी भी चेंज कर सकता हूं इसे लेकर के कि अगर आपका रिस्पॉन्स यही रहता है तो फिर जो और लोग करा रहे हैं शायद मैं भी उसी लाइन पर आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी से अच्छी बातें डाइजेस्ट होती नहीं है लोगों को। ठीक है, अगर इसी तरीका से रिस्पॉन्स रहता है तो फिर मैं उसी तरीका से क्योंकि मेरी जो नैतिकता है वो इसके लिए मुझे गवाही देती नहीं कि मुझे उनकी प्रकार से करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि चल तो वही रहा है, तो उसी तरीका से मुझे वही लाइन पकड़नी पड़ेगी। मैं आपको और आप भी जानते होंगे ऐसे भी चैनल यूट्यूब पर हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स और ये बता रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहे हैं और उनके ऊपर भी चैनल चल रहे हैं, समझ गए ना। तो इतना ज़्यादा संकट और कष्ट लेने की मुझे आवश्यकता है नहीं, तो वो हम प्रारंभ कर देंगे अगर यही तरीका और इसी तरीका का रिस्पॉन्स आपका रहता है। ये मैंने 1 मंथ का लिया है, उसके बाद में हम जो है, क्योंकि जेरेमी बेंथम का याद रखना चाहिए कि महत्तम लोगों का महत्तम सुख, यही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन की जो बात है वो हम देख करके ही आगे रिस्पॉन्स करेंगे। ये नहीं है कि हम बढ़ते जा रहे हैं और रिस्पॉन्स अगर नहीं है तो हमें चेंज करना चाहिए, सीधा सा ये लॉजिक है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से लिखेंगे और लिखेंगे नहीं, आप सुनेंगे, क्योंकि लिखाने की आदत मुझे लंबी हो गई इसलिए मुझे लगता है कि लिखेंगे। और यहाँ से हम देखेंगे क्षेत्रीय शक्ति का उदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसका पृष्ठभूमि हेड जो मेन टॉपिक है वो आप जरूर डाल लेना, बाद में जो आपको पीडीएफ मिलेगी उससे आप बना लेना। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे पृष्ठभूमि 1 2 3 इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, पृष्ठभूमि। तो आप इसे सुनेंगे कि आपको आप जानते हैं कि 1761 तक मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र के लिए ही एक साम्राज्य के रूप में रह गया था, क्योंकि इसकी कमजोरियों ने स्थानीय शक्तियों को स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1761 तक मुगल साम्राज्य कमजोर और नाम मात्र का एक शासन जो साम्राज्य रह गया था, क्योंकि इसकी जो कमजोरियों ने स्थानीय शासकों की और जो शक्ति है उनको स्वतंत्र रूप से उभरने का जो एक मौका दिया था। फिर भी मुगल सम्राट के प्रतीकात्मक सत्ता जो है वो बनी रही और उन्होंने अभी भी राजनीतिक वैधता का स्रोत माना जाता रहा, यानी उन्हें अभी भी ये माना जाता रहा कि जो सत्ता का जो केंद्र है नाम मात्र का ही सही, यानी कि टेट्युलर जिसे हम बोलते हैं टेट्युलर ही सही, लेकिन अभी भी ये जो है सत्ता के केंद्र माने जाते थे, लेकिन है नाम मात्र के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली हो रही थी और सत्ता का जो केंद्र उभर रहे थे अलग अलग तरीके से। नए राज्यों ने प्रत्यक्ष रूप से मुगल अधिकार को चुनौती नहीं दी तथा अपने शासन को वैधता प्रदान करने हेतु लगातार उनका अनुमोदन प्राप्त करते रहे। इसीलिए 18वीं शताब्दी में इन राज्यों के उद्भव ने राजनीतिक पतन के बजाय एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया। इसने शक्ति शून्यता अथवा राजनीतिक अराजकता की स्थिति को उत्पन्न करने के बजाय शक्ति का विकेंद्रीकरण किया। अब आप समझ गए, जो मुगल साम्राज्य था वो क्या करता था, जो भी क्षेत्र, अगर जब मुगल साम्राज्य स्ट्रांग था तो क्षेत्रीय जो भी शक्तियां थी उनको राज्य चलाने के लिए क्या देते थे, वो अनुमोदन, एक पत्र देते थे कि ठीक है आप हमें टैक्स देंगे और हमारा इनडायरेक्ट रूल आप वहां पर करेंगे। लेकिन जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगी तो वहां पर जो नए सत्ता के केंद्र उभरे थे वो सिर्फ उनके नाम मात्र के लिए सरकार चला, लेकिन चलती उन्हीं की थी। टैक्स भी देते थे, नहीं भी देते थे, बात भी मानते थे, नहीं मानते थे, ये इसका अर्थ है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरीका से जो शून्यता और राजनीतिक अस्थिरता या अराजकता की जो स्थिति वो उत्पन्न हुई थी और विकेंद्रीकरण जो इससे प्रारंभ हो गया था। विकेंद्रीकरण जैसा मैंने आपको बताया है, यानी केंद्रीकरण का विपरीत है विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता के नए नए केंद्र उभर रहे थे। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे कुछ राज्यों के उत्तराधिकार राज्य के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि जो अवध, बंगाल और हैदराबाद ये कैसे हैं, उत्तराधिकार राज्य के रूप में उभर रहे थे और जो केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के साथ मुगल प्रांतों के सूबेदारों द्वारा स्वच्छता के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। आप समझ गए, आप ये तो पूरा आप समझ ही रहे होंगे कि भाई कमजोर हो गई ये सत्ता, इसीलिए ये राज्य जो है वो शक्ति के नए केंद्र बने और उभर कर सामने आते हैं। अन्य राज्य जैसे कि मराठा, अफगान और पंजाब आदि मुगल अधिकारियों के विरुद्ध स्थानीय जमींदार और किसानों द्वारा किए गए विद्रोह से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने विद्रोही राज्य की संज्ञा दी गई, यानी कि ये क्या थे, विद्रोह के रूप में सामने आए थे, इसीलिए जो है इन्हें विद्रोही राज्य कहा गया। और जो ऊपर आप देख रहे हैं उन्हें उत्तराधिकार राज्य, यानी कि ऐसा समझो कि मुगल सत्ता के वो उत्तराधिकारी हैं, है ना, जैसे कि पिता के बाद में उसका पुत्र उत्तराधिकारी है। उन्होंने इस तरीका से अपने आप को, मतलब कि विद्रोह नहीं किया, डिस्प्यूट नहीं किया, बल्कि अपने आप को जो है ऐसा दिखाया जैसे कि वो
क्या है, इनके उत्तराधिकारी है। लेकिन कुछ राज्य जैसे मैंने आपको अभी बताया, मराठा है, अफगान है, पंजाब है, और ये सभी ने क्या है किसानों के रूप में, किसी तरीका से जमींदार के रूप में विद्रोह किया, और ये विद्रोही राज्य की संज्ञा इन्हें दी जा सकती है। अगर इस दृष्टि से आप इसे देखते हैं, ये राज्य राजनीतिक और स्थानीय परिस्थितियों में एक दूसरे से काफी भिन्न थे, यानी कि इनकी राजनीतिक और इनकी स्थानीय परिस्थितियां जो थी वो भिन्न भिन्न थी। उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरीका से अपने आप को अलग से स्वतंत्र घोषित किया था। उत्तराधिकारी राज्य और विद्रोही राज्यों के अतिरिक्त राजपूत क्षेत्र और मैसूर और त्रावणकोर जैसी कुछ रियासतें भी थी जो पहले से ही बहुत स्वायत्त थी, यानी कि उन्हें पहले से ही बहुत ज्यादा स्वायत्तता मिली हुई थी। कुछ ऐसे भी राज्य थे, ठीक है, और अब 18वीं सदी में पूरी तरह से वो स्वतंत्र हो गई थे, यानी कि जब आप देखते हैं 18वीं सदी में वो पूरी तरीका से अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्हें कुछ ऐसे राज्य थे जो ऑलरेडी कुछ स्वतंत्र थे, लेकिन जैसे ही सत्ता कमजोर होती है तो उन्होंने अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ विद्रोही राज्य थे और कुछ जो थे वो उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उन्हें आप कह सकते हैं। अब आप देखेंगे, हम एक एक करके इन राज्यों को देखेंगे। पहले हम बंगाल को देखेंगे, ठीक है, पहले हम देखेंगे बंगाल की क्या स्थिति थी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1770 में बंगाल में मुर्शीद कुली खां की नियुक्त किया गया था, उनको ही नियुक्त किया गया था, और इस सूबे की स्वायत्तता का वाहक वही बने थे। इसे औरंगजेब द्वारा प्रारंभ में राजस्व प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बंगाल का दीवान, यानी कि बंगाल का जो दीवान था, जिसे हम राजस्व संग्राहक बोल सकते हैं, नियुक्त किया गया था। समझ गए आप, औरंगजेब द्वारा उनको जो है एक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कि आप इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अच्छा बनाएं। तत्पश्चात 1710 ईस्वी के अंदर आप देखेंगे कि 2 साल के छोटे से कार्यकाल में, यानी कि 1710 में 2 साल के छोटे से अंतराल के बाद बहादुर शाह ने उसी पद पर पुनः नियुक्त किया गया, यानी कि जो बहादुर शाह है उनको पुनः उसी पद पर नियुक्त किया गया। जब फारुखशाह बादशाह बना तो उसने इस पद पर मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति की और उसको स्थायी बना दिया। साथ ही उसने बंगाल के जो बंगाल का नायाब सूबेदार, नया सूबेदार जो था, उड़ीसा का सूबेदार भी उसे बना दिया। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि औरंगजेब ने बनाया था मुर्शीद कुली खां, उसके बाद में आप देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद में बहादुर शाह ने उसे पुनः उस पद पर नियुक्त किया, और फारूक शाह जब बादशाह बना तो उसने मुर्शीद कुली खां की जो नियुक्ति कर दी, और साथ ही उसने बंगाल और उड़ीसा की जो सूबेदार उसको नियुक्त कर दिया। आप आगे देखेंगे कि आगे चलकर 1717 में उसे पंजाब का जो नाजिम, जिसे हम बोलते हैं सूबेदार, नाजिम बना दिया गया। तो उसे एक ही साथ नाजिम और दीवान जैसे 2 पद जो संभालने पड़े, और ये एक उसे अभूतपूर्व विशेषाधिकार उसे मिल गए थे। और नियंत्रण और संतुलन की जिस व्यवस्था द्वारा साम्राज्य के इन दोनों अधिकारियों को अंकुश में रखने के लिए पूरे मुगल काल में शक्ति का जो विभाजन जारी रहा, उससे आप इस हद तक उसे इस तरह समाप्त कर दिया गया। यानी कि बाद में जाकर के ये जो दोनों पद थे, जहां पर नाजिम और दीवान जो थे, उनको बाद में जाकर के फिर अलग कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास में 2 पद रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो विषय है वो भी बन जाता है कि भाई आप अगर ऊंचे पद पर हैं आप, और आप ही क्या है वहां पर कोई किसी तरीका से करप्शन होता है, या फिर आपके ही जो सगे संबंधी हैं वहां पर कार्यरत हैं और किसी तरीका से भ्रष्टाचार होता है, तो आप पर यह सोचा जाएगा कि आपका जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर ज्यादा पावर्स का जो केंद्र है वो भी नहीं बना सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजा महाराजा होते हैं, या आज भी आप देखेंगे कि अगर पावर का एक केंद्र बन जाएगा तो उसके बाद में वो राजा को ही हटा सकता है, राजा को ही एक चुनौती दे सकता है। इस तरीका से आप देखेंगे बाद में जाकर के इसके दोनों जो पद हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। इससे जो है मुर्शीद कुली खां, जो कि अपने सुदृढ़ राजस्व प्रशासन के लिए जाना जाता था, को अपनी स्थिति को और मजबूत करने में सहायता मिली। इस प्रकार उसने औपचारिक रूप से मुगलों की सत्ता की अवज्ञा नहीं की और सदैव शाही खजाने को राजस्व भेजता रहा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वो उगाता था उसका एक बड़ा हिस्सा जो है राजस्व जो है भेजा जाता था सेंटर के लिए, जिसे जो भी सेंटर, जैसे कि अब आप मुगल की हम बात कर रहे हैं तो वो सेंटर में है, तो उनके लिए वो भेजा जाएगा। और इसी से माना जाता था कि उनकी जो सत्ता है इनडायरेक्ट रूप से उस विशेष राज्य क्षेत्र में है। समझ गए आप। इससे मुर्शीद कुली खां, जो कि मैंने ये आपको पढ़ाई दिया है, मुर्शीद कुली खां ने अपने प्रत्येक राजस्व क्षेत्र
का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया और उसने इस सर्वेक्षण के लिए जमींदारों को समय पूर्ण राजस्व चुकाने को विवश किया। यानी कि एक सर्वेक्षण कराया और जो भी जमींदार थे उनको जल्दी से और समय पर जो है राजस्व चुकाने के लिए विवश किया। इसके लिए उसने छोटी छोटी सी कुप्रबंधित जमींदारियों के स्थान पर अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली जमींदारों को विकास को बढ़ावा दिया। आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर ज्यादा बड़ा क्षेत्र और ज्यादा बड़ा जो पावर उसके हाथ में होगी तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि शक्ति का वो केंद्र बनने का प्रयास करेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो पद होते हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक ही व्यक्ति ज्यादा पद अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारण ये होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आते हैं और साथ ही साथ में व्यक्ति जो है खुद ही कैप्चर करने का प्रयास करता है। ये जो मानव है उसकी फितरत है, यानी कि उसका ऐसा कैरेक्टर्स है कि वो ये करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही आप जानते हैं कि जो भी एक बॉस होता है और एक उसका क्या होता है जो कार्य करते हैं वहां पे, तो बॉस जब उन पर किसी भी तरीका से एक अत्याचार करता है, आप मैं एक बोलचाल की भाषा में कहूं तो वो जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि यार कभी हम बॉस बने तो हम इस प्रकार के अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति भी एक दिन बॉस बनता है तो वही बॉस की कार्य प्रणाली को अडॉप्ट कर लेता है, अपने जो कलीग हैं, अपने जो कनिष्ठ लोग हैं उन पर यही कार्य प्रणाली वो थोपना प्रारंभ कर देता है। तो ये मनुष्य जो है उसकी एक स्वाभाविक प्रकृति इसी प्रकार की है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए जो उन्होंने क्या किया कि जो जमींदारी है उसको ज्यादा बड़े चंक में नहीं रख करके छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट दिया। और इस प्रकार से उन्होंने जो खाली सा भूमि जो थी, यानी कि जो शाही भूमि जिसे हम बोलते हैं, मैं उसको जो है धीरे धीरे जागीरदारों को दूरस्थ प्रांत उड़ीसा भेजकर उनकी जागीरों को खाली सा, जिसे हम बोलते हैं शाही भूमि में परिवर्तित कर दिया। समझ गए आप? आगे हम इसी प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार 1717 से 1726 तक के काल में कम संख्या में बड़े भूपति यानी कि लैंड मैनेजमेंट जो थे, बड़े बड़े जो भूमि के बड़े भूपति थे का उदय हुआ। और ये भूपति समय पर मालगुजारी की वसूली में नाजिम के सहायता करते थे। जो नाजिम होता था उनके जो मालगुजारी थी उसकी वसूली में नाजिम की सहायता करते थे और उन्हें इसके संरक्षण में अपनी संपत्तियों को बढ़ावा दिया जाता था। समझ गए आप? इसी प्रकार आप देखेंगे कि बंगाल का व्यापार हमेशा से लाभदायी था और मुर्शीद कुली खां के काल में राजनीतिक स्थिरता और खेतीहर उत्पादकता वृद्धि ने ऐसे व्यापारिक कार्य को और बढ़ावा दिया। इसका मतलब है कि आप जब बंगाल की हम बात करेंगे तो वहां कहते हैं कि वहां पर जो कृषि थी और जो व्यापार था, यानी कि व्यापार, बंगाल का जो व्यापार था हमेशा से लाभदायी था। ठीक है, और ये जो लाभदायी था इसीलिए मुर्शीद कुली खां के काल में राजनीतिक स्थिरता और खेतीहर उत्पादकता में वृद्धि हुई और साथ ही साथ में इसकी जो व्यापारिकता है उसके कार्य को भी बढ़ावा मिलना प्रारंभ होता है। आगे आप देखेंगे कि 17वीं सदी में बंगाल में रेशम और सूती वस्त्र, अब वहां का जो, जब हम कहते हैं सूती और रेशम और इस तरीका का जो उत्पादन है, क्योंकि आप उसी का जो है ट्रेड की आप यहां पर बात करते हैं। 17वीं सदी में रेशम और सूती वस्त्र, चीनी और तेल आदि उत्तरी और पश्चिमी भारत में अनेक वितरण केंद्र से होते हुए स्थल मार्ग से फारस और अफगानिस्तान भेजे जाते थे। समझ गए आप? स्थल मार्ग से कहां भेजे जाते थे? खाड़ी और अफगानिस्तान, यानी कि फारस और अफगानिस्तान भेजे जाते थे। इस प्रकार हुगली बंदरगाह से होकर समुद्री मार्ग के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया, फारस की खाड़ी और लाल सागर में बंदरगाह तक ये ले जाए जाते थे। समझ गए आप? ये मैप आप देख रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी और लाल सागर कहाँ है और उसके बंदरगाह तक इसे लेकर के जाएंगे। ठीक है, बंगाल, अब नेक्स्ट आकर हम देखेंगे बंगाल का व्यापार संतुलन सदैव उसके अनुकूल रहा था। बंगाल का जो व्यापार संतुलन है, व्यापार संतुलन का आप समझ रहे होंगे, यानी कि जो ट्रेड बैलेंस है वो हमेशा क्या रहा था? इसके अनुकूल रहा था, क्योंकि बंगाल का माल खरीदने यूरोप की कंपनियां काफी कीमती और धातुएं लेकर आती थी, जिनकी नकदी और आधारित अर्थव्यवस्था और राजस्व ढांचे का आसानी से शामिल कर लिया जाता था। यानी कि अगर आप यहां से माल खरीदेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा। अगर आप वस्तु विनिमय आर्थिक व्यवस्था, जो कि मैंने ऑलरेडी, आप पहली यूनिट आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की, वहां पे मैंने अच्छे से ऐसा बताया है, यानी कि वस्तु विनिमय, वस्तु से वस्तु का ही क्या कर लेना है? अदला बदली कर लेना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब वो लोग यहाँ पे आते थे तो वस्तु अगर खरीदते हैं तो उसके एवज में वो या तो कोई भी आभूषण देते थे, सोना चांदी हीरा, कुछ इस तरीका से वो ट्रेड करते थे। तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये आया होगा कि भाई अगर हम इस तरीका से ट्रेड करते हैं तो इससे तो खजाने खाली हो जाएंगे, हम तो एक कंज्यूमर बन जाएंगे और ये जो है
इसी तरीका से भारत जो सोने की चिड़िया है वो और मोटी होती चली जाएगी। इसलिए उनके मन में ये भी आया होगा, मैं तो कहता हूं ये पॉलिटिकल साजिश थी, तो उनके मन में ये भी आया होगा क्यों ना हम इसी पर एक आधिपत्य जमा लें और इसी के जो सोर्सेज हैं उनका ही अवशोषण करना प्रारंभ कर दें। तो एक मानसिकता हो सकता है यहां से इस प्रकार की भी बनी हो। ठीक है, अब आप यहां तो देखेंगे कि 1726 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका जो दामाद है वो था साजुद्दीन, है ना, वो था कौन, साजुद्दीन, जो कि 1727 से 1739 तक बंगाल पर शासन करता रहा। और 1739 में साजुद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खान ने सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, 1741 में बिहार के जो नायब सूबेदार जो कि अलीवर्दी खां थे ने बिहार और उड़ीसा के नायब सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब बन गए। ये आप याद रखते हुए चलना है, जो गिरिया का युद्ध है वो किसके बीच हुआ और किस समय पर हुआ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1741 में वो सूबेदार बना और साथ ही साथ में जो ये सूबेदार अलीवर्दी खां बिहार और उड़ीसा के नायब सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में उसने जो है पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। और इस प्रकार आप देखेंगे अलीवर्दी खां जो कि 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला को नामांकित किया था, लेकिन राजगद्दी के लिए एक नए दावेदार के द्वारा चुनौती द्वारा दिए जाने के कारण दरबार में गुटबंदी प्रारंभ हो जाती है, जैसा कि आपको जानते हैं, जैसे ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, क्योंकि यहां पर सत्ता के हस्तांतरण के लिए किसी भी तरीका से कोई कोड नहीं थे या किसी भी तरीका से रूल नहीं थे या फिर कोई भी कस्टम ऐसी नहीं थी कि भाई ज्येष्ठ पुत्र या फिर सुयोग्य व्यक्ति ही शासक बन सकता है। तो जैसे ही वो राजा बदलेंगे तो एक जो है आपको युद्ध की स्थिति दिखेगी या फिर परिवार टूटते हुए दिखेंगे, आपस में ही वो लड़ते हुए प्रारंभ आपको दिखेंगे। यही स्थिति यहां पर भी बन जाती है और जैसे ही ये होता है तो उन्होंने क्या है अपने उत्तराधिकार को लेकर के सिराजुद्दौला को उसने नामांकित किया था, लेकिन राजगद्दी पर जैसे ही वो दावेदार होता है इसी समय क्या है राज दरबार में गुटबंदी होना प्रारंभ हो जाती है और शक्तिशाली जमींदार जो थे वो वाणिज्यिक साहूकारों और अत्यंत महत्वाकांक्षी जो नवाब सिराजुद्दौला के लिए खतरा जो है बन जाते हैं। इससे बंगाल का प्रशासन अस्थिर हो जाता है। आपको पता है अगर युद्ध होगा तो अस्थिरता तो फैल ही जाएगी, अस्थिर हो जाता है, जिसका लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसके पीछे थी, क्योंकि इतिहासकार तो भाई कितना जाकर के देखेंगे, कौन इसका देखेगा, क्योंकि यहां गंदगी है सारा। आप कितना कानून बना लें, कितने ही आप अच्छे अच्छे कितनी सख्त सजा कर दें, लेकिन इंसान की जो बदसूरती है, मैं इसे कहूंगा यहां की जो बदसूरती है वो नहीं रोक सकते आप, कितना ही इथिक्स बढ़ा लें, क्योंकि लॉ बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन आदमी जो करना है ना वो करता है। वो उसे अलग अलग नाम दे सकता है, अलग तरीका से उसको अंजाम दे सकता है, लेकिन वो करता है। ठीक है, सजा अपनी जगह हाँ उससे कम होता है, ये मान सकते हैं आप। इसीलिए आपने देखे होंगे कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ हद तक, पूरी तरीके से कुछ हद तक ही कानून सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कानून बना करके हम सामाजिक बुराई को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से सॉरी आप उसे कितना फॉलो करते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, ये डिपेंड करता है। इसीलिए एक हद तक ही आप ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहां पे भी देखेंगे कि जो वास्तव में उनके राज्य में या उनके जो अंदर ही ये सब जो हो रहा था, क्या उनके अंदर हो रहा था या फिर वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें कुछ साजिश थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर इसका फायदा उठाया है तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए तैयार थे। और अगर वो तैयार थे, अब हम तर्क की बात करते हैं, लॉजिक की हम बात करते हैं, अगर वो तैयार थे तो वही क्यों आए, अंग्रेज ही क्यों आए? आप समझे इस बात को। और भी तो शक्तियां यहां पर थी, वो क्यों नहीं आई? आप कहोगे कि यही ज्यादा शक्तिशाली थे, तो ये शक्तिशाली क्यों थे? इस पर हम आगे बात भी करते हुए चलेंगे। और आपको बस प्रयास करूंगा ये समझें आप कि यूपीएससी के लिए जो आवश्यक है वो तो मैं आपको करा ही रहा हूं, लेकिन अपने दिमाग का जो विकास है ना वो भी करें, साथ ही साथ कुछ सोचने का भी प्रयास करें। रटंत विद्या में नहीं जाए, आपको सोचना है, खुद भी सोचना है। जो मैं आपको करा रहा हूं, जो प्रोवाइड भी आपको करा दूंगा, ये जरूरी है, ठीक है, एग्जाम के लिए ये जरूरी है, लेकिन अपना एक तर्क तो बनाएं आप। इंटरव्यू में, आपकी बोलचाल में, आप कहीं पे भी खड़े हैं, वहां तो आप किताब लेकर के नहीं खड़े होंगे, तो अपना एक तर्क भी तो होना चाहिए ना आपके पास में। किताब में जो लिखा है, मैंने तो आपको बताया कि भारत का जो इतिहास है वो डिस्टॉर्टेड है, वो इतिहास नहीं है। वो आप ऐसा उपन्यास कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, नाटक कह सकते हैं, 75% ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा नहीं है तो आप आरटीआई डालें एनसीईआरटी के लिए और वो पूछें उनसे कि ये जो लिखा हुआ है
ये किस आधार पर और इसका बेस क्या है? बहुत सारा 75% आपको आएगा कि इसका हमारे पास में कोई भी अभी बेसिक सोर्स नहीं है कि हमने कहां से लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसीलिए आप देखेंगे ये जो है उनके बीच में ही एक गुटबंदी हो जाती है, और इससे आप देखेंगे इससे बंगाल का जो प्रशासन है वो अस्थिर हो जाता है और इसका लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाना प्रारंभ कर देती है, जिसे हम बंगाल के 1757 के जो प्लासी का जो षड्यंत्र है उसके रूप में जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम डालेंगे अवध। तो एक एक मैं कराता हुआ चल रहा हूं, आप इसकी हिस्ट्री जान लें और इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो जान लें, बाकी तो ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको जो भी मुझे लगता है कि भाई एक समझने के लिए सिर्फ फैक्ट ही नहीं होते, बल्कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी आपको जरूरी है कि ये जो मैं आपको समझा रहा हूं उसके बाद आपके जो PDF है जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो वो आपको पढ़नी बहुत आसान हो जाएगी। तो आप यहां पर देखेंगे तीसरा है अवध। अवध, ठीक है, अवध में आप देखेंगे कि अवध प्रांत पश्चिम में कन्नौज जिले से पूर्व में कर्मनास नदी तक विस्तृत था, आप जानते हैं इसको। ठीक है, और मैप अगर आप रख सके अपने पास में या फिर गूगल करके निकाल लेना, आप देखना कि प्रांत जो है कन्नौज कहां पर है, कन्नौज जिला, और कर्मनाशा नदी जो है वो कहां है, इस तरीके से आप उनके बीच में इसे देख लेंगे। 1722 में सआदत खां जो था सूबेदार यहाँ का नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अवध को लगभग उसने स्वतंत्र घोषित किया था। वह अराजकता को समाप्त करने और बड़े जमींदारों के बड़े जो जमींदार थे उनको अनुशासित करने में सफल रहा था, और उसने नई राजस्व व्यवस्था को भी लागू किया था, जिससे उसके साम्राज्य में, जिससे उसका जो साम्राज्य है उसको जो वित्तीय संसाधन है वो पूरी तरीका से मिलते रहे। और सआदत खां का उत्तराधिकारी, जो सआदत खां है उसका जो उत्तराधिकारी उसका ही भतीजा था जिसका सफदर जंग शायद था, तो सफदर जंग था जिसे 1748 ईस्वी में साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था, और साथ ही उसे इलाहाबाद प्रांत के अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि 1753 ईस्वी में भारत के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाता है, जब अवध और इलाहाबाद क्षीण हो रहे साम्राज्य के रूप में स्पष्ट रूप से स्वतंत्र प्रतीत होने लगते हैं। सफदर जंग जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है उसे बोलते हैं शुजाउद्दौला, याद रखना, सिराजुद्दौला अलग है, शुजाउद्दौला ये है कौन, शुजाउद्दौला को अवध का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था। सिराजुद्दौला से कंफ्यूज नहीं करना, ये शुजाउद्दौला है, नियुक्त किया गया था जब अफगान के जो नेता थे वो थे अहमद शाह अब्दाली। जो अफगान नेता था वो था अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि 1761 ईस्वी में मराठों से युद्ध हेतु पुनः भारत में वो आया था, और उस समय शुजाउद्दौला अपने स्थानीय विरोधियों और मराठों को कमजोर करने के लिए अफगान आक्रामकताओं के साथ उसने गठजोड़ किया था। उसने अपने क्षेत्र अवध और इलाहाबाद में इसकी स्वायत्तता और उसकी शक्ति को 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध तक बनाए रखा, और अंग्रेजों और बंगाल के पदच्युत जो नवाब था मीर कासिम, और उसके बीच में जो बक्सर का युद्ध 1764 में जैसा कि आप जानते हैं हुआ था, जो शुजाउद्दौला ने भी भाग उसमें लिया था, और इस युद्ध में उन्होंने हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। और बाद में इसीलिए आप देखेंगे कि इसका जो उसको बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जैसे इलाहाबाद की जो जमींदारी छोड़नी पड़ी थी उसको देना पड़ा था अंग्रेजों को, इस तरीका से बहुत सारी, ये मैं आगे भी आपको कराता रहूंगा। अभी मैं छोटे छोटे आपको एक बस ये कराता चलूंगा कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीका से जो अंग्रेज है वो धीरे धीरे से अपने आप को पुश कर रहे हैं, और किस तरीका से मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद में जो छोटे छोटे साम्राज्य जो शक्ति के नए केंद्र उभरे थे उनको किस प्रकार से जो अंग्रेज है वो दबा रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य को जो नींव है उसको तोड़ने का भी काम ये कंपनियों ने किया था, जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि सबसे पहले आप बड़ी शक्ति को तोड़िए, फिर जो छोटी शक्ति बच जाएंगी उनको तो हम धीरे धीरे समाप्त कर ही लेंगे। अब आप देखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक, लिखेंगे आप हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में हुई थी, आप जानते हैं, जो कि शाही दरबार शक्तिशाली अभिजात वर्ग के सदस्य जिनका नाम था चिनकिलिस खां, जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उसने निजामुल मुल्क आशफ जहां
निजामुल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण की थी। यद्यपि कभी भी सार्वजनिक रूप से केंद्रीय सत्ता से अपनी स्वतंत्रता को घोषणा नहीं कर सका कि मैं उससे अलग हूं, लेकिन व्यवहार में उसने स्वतंत्र शासक की तरह कार्य किया था। उसने उदंड जमींदारों को दंडित किया था। उसने ऐसे जमींदार को दंडित किया जो कहीं ना कहीं उसकी सत्ता को ललकार रहे थे, और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाई जो कि आर्थिक रूप से समृद्ध थे। अब आप देखेंगे कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो नीति थी, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि हिंदुओं पर या नॉन मुस्लिम्स पर उसने क्या किया था, अत्याचार किए थे। तो आगे आने वाली जो राजा थे उन्हें ये समझ आ चुका था कि आपको ये कार्य नहीं करना है, तो इसीलिए वो हिंदुओं के प्रति भी क्या रहा था, सहिष्णु रहा था। और इसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद में एक नई क्षेत्रीय अभिजात वर्ग का इस प्रकार उदय होता है। निजाम का वो समर्थक था, और इसने भू राजस्व प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया, और कर्नाटक मुगलों के दक्कन सूबे से एक और हैदराबाद के निजाम अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इसने अपना ही एक जो है एक निजाम स्थापित किया था। लेकिन जैसे व्यवहार में निजाम दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था, ठीक उसी तरह से कर्नाटक के उप गवर्नर, जिसे कर्नाटक के नवाब के रूप में भी जाना जाता था, ने स्वयं को दक्कन के वायसराय के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। समझ गए आप? उसने खुद को भी दिल्ली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवहार में तो वो क्या था, स्वतंत्र था, लेकिन कभी ऐसी इच्छा जाहिर उसने नहीं की कि मैं उनसे स्वतंत्र हूं, क्योंकि पंगा लेने से कोई मतलब है नहीं। इसलिए खुद की जो शक्ति है उसका विस्तार करता रहा, सहिष्णु नीति उसने अपने अंदर रखी, और धीरे धीरे से जो राज्य का भी जो गवर्नर था कर्नाटक, और उसके गवर्नर जनरल जो भी था, उससे भी उसने क्या है, धीरे धीरे अपनी विलगता को जो है स्पष्टता से दिखाया। 1740 के बाद आप देखेंगे कि कर्नाटक के नवाब पद पर अधिकार के लिए एक बार फिर से संघर्ष का कारण की स्थिति बन जाती है, और स्थिति जब बिगड़ती है तो यूरोप जो होते हैं वो व्यवहारिक रूप से जो है कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। और यहां से आप देखेंगे कि वो 1740 के बाद ही जब दोबारा से कर्नाटक के अंदर ये एक राज्य सत्ता के लिए बवाल होने लगता है, तो यूरोपीय जो होते हैं वो व्यवहारिक रूप से अपने आप को पुश करते हैं हस्तक्षेप करने के लिए। और साथ ही आप लिखेंगे अब मराठा, पांचवा है मराठा। ठीक है, मराठा में आप ये देखेंगे, अभी मैं यहां पूरा नहीं करा रहा हूं, मैं आगे इसे सारे कराने वाला हूं, बस सभी आपको एक इंट्रोड्यूस में कराए देता हूं, आगे मैं इसे कराऊंगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य के विरोध के रूप में आप देखेंगे इसकी इसका उदय हुआ था, और सभी शक्तियों की तरह ही मराठे भी मुगल साम्राज्य के द्वारा किए गए दमन, ठीक है, को जो दमन उन्होंने किया था, जो कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब का जो दक्षिण विस्तार है वो 27 साल तक लगातार चलता रहा। इसी के एवज में जो मराठे हैं उन्होंने संगठित होकर के इनका जो विरोध किया था, और वो कभी भी जो है इनकी सत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, 27 वर्ष के जो इतिहास इनका रहा था, यह 1681 ईस्वी के अंदर औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों के द्वारा मराठा साम्राज्य पर जो आक्रमण जो प्रारंभ हुआ था, उसके द्वारा ही इसको जो है, इसका आप मान सकते हैं कि उद्गम होता है। जब औरंगजेब 40 साल के जो दक्कन के जो दमन है उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस पर मराठा अधीनस्थ राज्य ही, जो मराठा हैं वो एक अधीनस्थ राज्य के रूप में नहीं आ पाते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र या स्वाधीन ही रखते हैं। यद्यपि मराठा साम्राज्य निश्चित रूप से कमजोर हो रहा था, किंतु सतारा में साहू और कोल्हापुर की स्थिति उनकी ताराबाई के मध्य गृह युद्ध के कारण यह प्रक्रिया और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। आप समझते हैं, वही फिर दोबारा से समस्या आती है कि ट्रांसफर ऑफ द पावर, यानी कि सत्ता किसे स्थानांतरित की जाए। इस तरीका की जो समस्या है वो मराठों के अंदर भी आती है, और जिससे आप जानते हैं कि ताराबाई जाकर के मिल जाती है, और जो दूसरा है वो भी जाकर के अंग्रेजों से मदद मांगता है। इस प्रकार से चलेगा। आप देखेंगे कि जो ताराबाई और इनके बीच में आपस में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, और ये जो डिग्रेडेशन हो रहा था मराठों का, इसको और भी ज्यादा तीव्र कर देते हैं। सन 1700 ईस्वी में ताराबाई के बाद अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल संघर्ष को उन्होंने आगे की ओर बढ़ाया था। ताराबाई गुट के साथ टकराव के साथ ही आगे चलकर 1731 ईस्वी में वारणा की संधि होती है, जिसमें कोल्हापुर राज्य शिवाजी द्वितीय को दे दिया जाता है, और इस तरह मराठा गृह युद्ध को समापन हो जाता है। पर राज्य का जो नियंत्रण है धीरे धीरे शिवाजी के वंश से हटकर पेशवाओं के हाथों में चला जाता है।
आप समझ गए इस बात को। तो इस तरीका से जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हमेशा ही एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता रहा, और संघर्ष की स्थिति से क्या है कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको हस्तक्षेप का आपके बीच में क्या है एक मौका देते हैं आप, और वही ये मौका उठा करके वो बिल्ली वाला हो जाता है ना, कि बिल्ली जो बंटवारा कर रही है तो एक जलेबी इधर से खाती है, एक जलेबी उधर से खाती है। तो इसी प्रकार से आप अंग्रेजों को यहाँ पे देखेंगे कि जब वो बंटवारा करते हैं, है ना, तो कुछ इधर से लेते हैं, कुछ इधर से लेते हैं, दोनों को कमजोर कर देते हैं, और बाद में एक एक करके उनको आपस में लड़ाते हैं और फिर उनको समाप्त कर देते हैं। ये कारण रहता है, ठीक है। 1719 ईस्वी के अंदर आप देखेंगे सैयद बंधु जो थे द्वारा दिल्ली की एक कठपुतली सम्राट बनाने की सहायता करके पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ ने अपने महाराज के लिए एक मुगल सदन यानी कि शाही आदेश प्राप्त किया था। इसके तहत साहू के दक्कन के 6 मुगल सूबों में चौथ और सरदेशमुखी, ये मैं पिछले ही लेक्चर में बताया कि ये क्या थे, उनके एक राजस्व को प्राप्त करने के 2 टैक्स थे, टैक्स का प्रकार थे, आप समझेंगे। और मालवा और गुजरात में चौथ महाराष्ट्र की स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें दिए गए थे, यानी कि वो आपकी सुरक्षा के लिए इन्हें वसूलते थे। इस तरीका से वो इसे लगाते थे। आप इसी तरीका से आप देखेंगे कि जो मराठा गिरह युद्ध समाप्त होने के बाद राज्य की जो नियंत्रण है धीरे धीरे से, जैसे मैंने आपको बताया, शिवाजी से हट करके वो पेशवाओं के हाथों में चला जाता है। और 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद में उन्हें 20 वर्ष के पुत्र जो थे बाजीराव प्रथम वो पेशवा बन जाते हैं। इसी तरीका से आप आगे भी देखेंगे कि जो मराठे हैं वो स्थानीय जमींदारों के जो बाजीराव की ये तो मराठा जो स्थानीय जमींदार थे वो सालाना जो कुछ थे ट्रिब्यूट्स करते थे, यानी कि नजराना प्रस्तुत करने के लिए आपको कहते थे और इसे देने के लिए आपको मजबूर करते थे। और इसके बाद में बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे बालाजी बाजीराव, जिन्होंने नाना साहेब 1740 से 1761 के बीच लगभग के रूप में उनका जो एज फ्रेम ये रहा है के रूप में जाना जाता है, और उनकी जगह नियुक्त किया गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिव राव भाऊ, ये नाम याद रखना है, पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिव राव भाऊ जो थे उनके नेतृत्व में मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से पूरी तरह पराजित हो जाती है, और ये मराठा प्रभुत्व में गिरावट की शुरुआत होती है। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया है क्यों हार जाते हैं, क्योंकि जो सरदेशमुखी और ये चौथ है, इनको जब ये उगाते थे तो इसमें वो हिंसा का सहारा भी लेते थे, जिनसे जो उनके जो दूसरे जो लोग थे इनसे खफा थे, किसी ना किसी तरीका से इनसे खफा थे, और इनके साथ वो देते नहीं है। इस प्रकार ये हार जाते हैं, इसमें आप ये समझेंगे, ठीक है। और यहीं से आप देखेंगे जो केवल शायद केवल मराठा राजा जो थे मुगलों के विस्थापित करने की एक नई, समझ रहे, जो मराठा थे ऐसा माना जाता था कि कहीं ना कहीं वो मुगलों को अगर सत्ता हस्तांतरित होती है या रिप्लेस कर सकते हैं तो मराठा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी के षड्यंत्र के द्वारा मराठा को हराया जाना बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं हारते, किसी तरीका से पानीपत का तृतीय युद्ध अगर वो जीत लेते तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर पैर जमाने बहुत मुश्किल हो जाते। इसीलिए वो भी चाहते थे और अंग्रेजों ने भी ये कोशिश की होगी जरूर कि उनको हराया जाए, क्योंकि उन्हें हराने से, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि जब मराठे हार जाते हैं तृतीय पानीपत के युद्ध में तो ये स्थिति निश्चित नहीं थी कि कौन बनेगा, लेकिन ये जरूर थी कि कौन नहीं बनेगा। समझ गए, यानी कि अब शासक कौन बनेगा ये निश्चित नहीं था, लेकिन ये जरूर निश्चित था कौन नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये युद्ध ऐसा था कि यहां से इतिहास की एक जो मोड़ है भारतीय इतिहास का वो लेता है, अपना एक मोड़ लेता है भारतीय इतिहास। तो ये वो पॉइंट है जहां से अब अंग्रेज जो है वो अपने आप को और भी मजबूती के साथ पुश करते हैं कि जो कि एक शक्ति का एक दूसरा केंद्र जो बन रहा था, जो सबसे स्ट्रांग था, उसको पानीपत के जो तृतीय युद्ध है उसमें पराजित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की जो पराजय के क्या कारण रहे वो आप एक बार देख लें थोड़ा सा, ठीक है। पराजय के कारण क्या थे इनके कारण? पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठा हारे थे, एक तो था अब्दाली के सैन्य बलों की संख्या मराठा सैन्य बलों से अधिक थी, ठीक है, मान सकते हैं। दिल्ली के सैन्य बलों की संख्या मराठा सैन्य बलों से अधिक थी, ये तो आप समझ रहे होंगे। जो अब्दाली था उसके सैन्य बल जो थे वो ज्यादा थे, और जो मराठा थे उनके सैन्य बल जो थे वो कम थे। और बिना भेदभाव किए लूट मार करने की मराठा नीति से मुस्लिम, हिंदू, क्षत्रिय जैसे जाट, राजपूत आदि भी इनका साथ नहीं दे पाए। जैसे कि आपको बताया मैंने, ये लूट मार जो थी, ये जो भेदभाव जो करते थे उसकी वजह से ये भी इनसे खफा थे, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आगे देखेंगे
जो मराठा कमांडर की आपसी ईर्ष्या ने उनके पक्ष में कमजोर बना दिया था, यानी कि जो मराठा जो कमांडर थे उनके बीच में भी क्या थे, आपस में मतभेद थे, इससे भी जो वो संगठित होकर के नहीं लड़ पाए। अब्दाली की जो सेना कुशल, संगठित और सुसज्जित थी, इसने ऊंटों पर घूमने वाली बंदूकों का प्रयोग किया था, यानी कि आप समझते हैं उसमें ऊंट शामिल थे, उन पर बंदूक थी, ठीक है। वो पूरी तरीका से लड़ने ही आए थे और मराठा यहाँ इसके लिए तैयार नहीं थे, ये आपको पता है। ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव वाला बात हो गया कि एक व्यक्ति जो ऑफेंसिव है, जो तैयार है, और एक व्यक्ति है जो अभी आप डिफेंस कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तो आपका हारना तय है। इसीलिए बोला जाता है ऑफेंसिव जरूरी होता है, अगर आपको डिफेंस भी करना है तो ऑफेंस के साथ करना पड़ेगा, तभी आप जीतने के लिए कह सकते हैं कि आपकी विजय हो, ये चांस बनता है। सिर्फ आप डिफेंस से नहीं जीत सकते, समझ गए आप। तो और इसी तरीके से आप देखेंगे जो कर जो मराठाओं ने लगाया था, सैन्य बलों का जो भय पैदा किया था, वो भी एक कारण था जो मैं आपको बता चुका हूं। अफगानों की शक्तिशाली सेना थी, ये भी आप जानते हैं कि अभी ऊपर मैंने बताया है। हमेशा अब्दाली का योग्य नेतृत्व था ऐसा माना जाता है, लेकिन क्या ये सत्य है, कहां से लिया गया, ये इसका कोई मतलब नहीं बनता, आगे देखेंगे। लेकिन लिखो आप, ठीक है। इसे भी मराठाओं में एकता की कमी थी, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पीछे ही ये रिपीट कर रहा है पॉइंट को, लेकिन ठीक है, अगर लिखने के लिए आता है तो ये आप लिख सकते हैं सारे। छापामार युद्ध प्रणाली का जो परित्याग, ठीक है, जो पहले वो छुपकर जो वार करते थे वो इन्होंने त्याग दी थी, ये भी एक कारण था। और पानीपत के तृतीय युद्ध के जो राजनीतिक महत्व क्या है, ये भी आप देख लेंगे कि पानीपत का जो युद्ध है वो तो हम हार गए, ये मराठा हार गए, लेकिन उसका राजनीतिक जो महत्व क्या है, ठीक है, लिखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध राजनीतिक महत्व, ठीक है। इसका राजनीतिक महत्व क्या है, तो आप देखेंगे कि जो मराठा थे, मराठा मानवीय जीवन का भारी नुकसान हुआ, आपको जानते हैं इसका, जो बहुत क्षति हुई, मार काट तो हुई थी, ठीक है, लेकिन मराठा शक्ति जल्द ही पहले की तरह मजबूत हो गई और इसने लगभग 40 वर्ष तक अपने आप को इसी तरह स्थापित रखा। यद्यपि दूसरे जो अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 में, सेकंड अंगल मराठा युद्ध द्वारा इन पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित नहीं हो पाई, इससे पहले वो तब तक बना करके रखे थे। महान मराठा सरदारों की मृत्यु के बाद गलत महत्वाकांक्षा वाले रघुनाथ राव जैसे लोगों के लिए रास्ता खुल गया था। इसने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में, ये जो युद्ध हुआ था, इसने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में मराठा प्रतिष्ठा को कम कर दिया था और आप ये मान सकते हैं कि उनको विलुप्त प्राय होने के लिए मजबूर किया था, समझ गए ना आप। हाँ, कि जब छवि बिगड़ जाती है तो कहते हैं ना, किसी को नष्ट करना है तो पहले उसकी छवि बिगाड़ दो, यार कहाँ के मजबूत है ना, इस तरीका से आपसी फूट उनकी बाहर दिखा दो, इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। मराठा जो होते हैं, मराठाओं का एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सामना विश्वसनीय रूप से समाप्त हो गया। जो वो सपना देखते थे उस तरीका के कि हम एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाएंगे, वो समाप्त हो जाता है और इसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि क्योंकि एक सत्ता का एक नया केंद्र उभर रहा है जो कि मजबूत था, इस प्रकार से इसको समाप्त करना आवश्यक है। अब आप लिखेंगे जाट, 5 है 6 है जो भी है उसे लिखेंगे आप जाट, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहने वाले जो कृषक जो थे और कृषि कार्य में लगे हुए लोग थे वो जाट थे, जो औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। और हालांकि मुगल सम्राट औरंगजेब ने विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन क्षेत्र अशांत बना रहा है, तो आप कितना भी दबाएं लेकिन वो भाप जो है वो निकलती रहती है। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी, ये आप जानते होंगे। और जाटों की शक्ति जो कि सूरजमल, जिनका पूरा फ्रेम है वो है 1756 से 1763, ये कार्यकाल उनका रहा, के नेतृत्व में अपनी सर्वोच्चता पर इनका जो सबसे महान जो शासक हुए हैं जाटों के वो है सूरजमल, ठीक है। उनका जो सर्वोच्चता इन्हीं के शासनकाल में रही है और इस स्थिति ने मुगल अधिकारियों को इससे संज्ञा में लेने के लिए बाध्य कर दिया था। उन्होंने घेराबंदी की कर सफलतापूर्वक अब्दाली की सेना से अपने को सुरक्षित रखा और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का समर्थन भी किया,
ठीक है। उन्होंने मुगल राजस्व व्यवस्था को अपना कर एक स्थायी राजस्व की नींव रखने की कोशिश की थी, यानी कि राजस्व को कर तो दिया लेकिन अपनी एक नींव को जो है मजबूत करते रहे। लेकिन 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु हो जाती है और जाट राज्य का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है और छोटे छोटे जमींदारों में ये विभाजित हो जाता है और अधिकांश जो होते हैं वो लूट मार पर आश्रित बने रहते हैं। इस तरीका से इसका भी जो है समापन होता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट में रुहेला और बंगस पठान। ठीक है, रुहेला और बंगस पठान, सातवां। रुहेला और बंगस पठान, इनका आप देखेंगे कि अली मुर्शीद कुली खां जो बंगस और अन्य अफगान वीरों ने फर्रुखाबाद के आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, जो कि अब अलीगढ़ और कानपुर के मध्य स्थित है आज का आप देखेंगे। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासनिक व्यवस्था के दौरान अली मोहम्मद खां ने दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमाऊं पहाड़ियों के बीच हिमालय की तलहटी में रुहेलखंड नामक एक अलग राज्य की, एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। और रुहेल जो रुहेल थे, रुहेलखंड आप जानते होंगे, अभी रुहेल जो थे वो लगातार अवध और दिल्ली के जाटों के बीच संघर्ष लगातार करते रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से इनका भी एक जो इतिहास रहा है मैं थोड़ा थोड़ा आपको करा रहा हूं ताकि आपका जो प्रीलिम्स है अगर उसके अंदर प्रश्न आता है तो जो आप पहचान सके। आता है तो बहुत रेयर है लेकिन फिर भी मेरा कार्य है मैं आपको इसे करा दूं। अब आप देखेंगे राजपूत, आगे देखेंगे आप राजपूत, आठवां है राजपूत। औरंगजेब आप जानते हैं कि औरंगजेब ने इनको बहुत ज्यादा दबाया था, इनका दमन किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जैसे ही वो सत्ता केंद्रीय सत्ता जो थी वो कमजोर होती है, उसी के साथ ही नए अवसर जो है वो उनका अभ्युदय होता है, नए नए सत्ता के केंद्र आते हैं। 18वीं सदी के पहले 3 दशकों के दौरान ही उत्तरी प्रांतों में कई नए प्रादेशों राज्यों का उदय होता है जो कि पूरी तरह से राजपूत राज्य थे। मुगलों के साथ राजपूतों के जो तनावपूर्ण संबंध रहे, उन्होंने मुगल विरोधी गुट बनाने लगे थे और उनको प्रेरित भी किया था। अजीत सिंह, जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध एक गुट बना लिया था। सैयद बंधुओं का मुगल दरबार, यानी कि सैयद बंधुओं का मुगल दरबार में अन्य गुटों के साथ संघर्ष के दौरान राजपूतों ने स्वयं के हितों को पूरा किया और उसके पूरा करने वाली जो नीतियों को पालन कराने के लिए उन्हें पुश किया था। समझ गए? राजपूतों ने मुगल दरबार में सैयद बंधुओं के प्रभुत्व के समय कई प्रतिष्ठित पद प्राप्त किए थे। इस प्रकार राजपूतों को दिल्ली से पश्चिम में सूरत तक साम्राज्य के विशाल भाग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शक्ति प्राप्त हो गई थी। इसके अलावा राजस्थान में प्रमुख राजपूत अमीरों ने जटिल साम्राज्य प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त कर दिया था और राजपूतों ने लगभग स्वायत्त क्षेत्र राज्यों का निर्माण करने के लिए अपने क्षेत्रीय प्रदेशों के विस्तार के लिए काफी प्रयास किए। और इसके अलावा चूंकि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कठिनाइयों के बोझ तले दबा जा रहा था, इसका लाभ उठाकर राजपूत राजाओं ने नजराना देना भी बंद कर दिया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये सारा बात एक ही आती घूमकर, लेकिन इसका जो फैक्ट है वो आप जरूर लिख लेंगे और अपने नोट्स उसी तरीका से बनाते चलेंगे, क्योंकि मैंने तो ये सोचा है कि मैं एक बार प्रयास करता हूँ कि जितनी जल्दी से मैं इसे कराने का प्रयास करूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय भी हमारे पास एक लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन जो PDF मैं आपको दूंगा, रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहता है तो इसे और भी अच्छी तरीका से मैं लेकर के आऊँगा। जो भी अगर आप भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको कि सर या तो धीरे से कराएं या फिर और थोड़ा सा इसे एलोबरेट करके समझाएं या इसका बैकग्राउंड भी और थोड़ा सा बताएं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीका की कोई भी और समस्या है तो आप मुझे सजेस्ट करें, नहीं तो 1 मंथ के बाद मैं ये पूरी तरीका से चेंज करने वाला हूं फिर। ठीक है, फिर ये मत कहना कि सर ये क्यों बंद कर दिया और वो क्यों शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये मैं याद रखता हूं और मैं अपना समय लगाऊं और आपको फायदा ना हो उससे भी कोई मतलब नहीं, रिस्पॉन्स बताता है इस बात को। ठीक है, मैसूर, आगे देखेंगे आप मैसूर। ठीक है, मैसूर में आप जैसे कि जानते हैं कि मैसूर में विजयनगर साम्राज्य से स्वतंत्र होने के बाद वाडियार वंश जो है का वहां शासन स्थापित होता है और 18वीं शताब्दी में यहाँ के राजा एक थे चिक्का कृष्णराज।
चिक्का कृष्ण राज जो थे उनको स्थापित किया जाता है, परंतु वास्तविक शक्ति के दो मंत्री जो थे, दो मंत्री थे जो कि नंदराज और देवराज, दो मंत्री थे, जो कौन कौन थे, नागराज, नंदराज और देवराज के हाथों में ही शक्ति का जो केंद्र है वो बना रहा। और 1760 ईस्वी के अंदर आप देखेंगे कि हैदर अली ने नंदराज की शक्ति का अंत कर दिया और स्वयं को मैसूर का जो शासक है वो घोषित कर दिया। मैं यहाँ पे एलोबरेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये मैं आपको जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसको पूरा ओपन करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका एक रेफरेंस देना आवश्यक था, इसीलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो बहुत छोटे छोटे से आपको नोट्स करा रहा हूँ, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड और इसको एलोबरेट करके मैं जब वो लेक्चर लूंगा तो वहां पर पढ़ाने का इसे प्रयास करूंगा। ओके फ्रेंड्स, हाँ, तो आप अभी समझते हुए चलेंगे कि जो 1760 ईस्वी में हैदर अली जो था उसने नंदराज की जो शक्तियां हैं उनका दमन कर दिया और स्वयं को जो है वहां का जो मैसूर का जो शासक है वो घोषित कर दिया। और हैदराबाद के बाद दक्षिण में भारत में उभरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का वो नेतृत्वकर्ता बन गया। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों के सहयोग से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, साथ ही उनकी मदद से उसने एक कुशल पैदल सेना और तोपखाने को प्रशिक्षित किया तथा मैसूर में सेना में यूरोपीय ढंग का एक अनुशासन स्थापित करने का भी प्रयास किया। ठीक है, हैदर अली और उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने भी भू राजस्व सीधे किसानों से वसूलने और उनके वेतनभोगी अधिकारियों द्वारा नकदी के रूप में इकट्ठा करने की प्रणाली की शुरुआत की थी। याद रखना इस बात को। इस तरह से राज्य में संसाधन आधार काफी विस्तृत हो गए थे, यानी कि बड़े हो गए थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य के केंद्रीय सेना सत्ता स्थापित करने में सफल रहे थे। इसी के साथ और इसी की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और व्यापारिक हितों के कारण लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। हैदर अली जो 1766 ईस्वी में मालाबार और कालीकट पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। इसके पश्चात उसने सुंडा, सीरी और गुटी है ना, गुटी बोलते हैं, हाँ, गुटी को भी अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार उसने महत्वपूर्ण रूप से सीमाओं का विस्तार किया था। ये याद रखना है आपको। इसके पश्चात उसने सुंडा, सीरी और गुटी को भी अपने राज्य में मिला लिया था। ये दो देकर के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसने अपने राज्य में मिला लिया था और अपनी सीमाओं का जो है विस्तार किया था। 1782 ईस्वी में आप देखेंगे कि हैदर अली की जो मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका जो पुत्र है टीपू सुल्तान जो है अपने ही पिता की नीतियों का पालन आगे करता रहता है और उसका शासन 1799 ईस्वी से 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से पराजय के बाद समाप्त हो जाता है और वह अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। और ये मैं पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं, जब आगे मैं लेकर के आऊंगा, जब इसे अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना ही समझ लें जितना मैं आपको समझा रहा हूं। 18वीं शताब्दी के अन्य राज्यों ने मुगल राजनीतिक सत्ता की वैधता को चुनौती नहीं दी थी और इसके विपरीत अपनी स्वतंत्रता को प्रतीकात्मक रूप से या संकेतात्मक रूप से चलाते रहे थे। टीपू जो था उसने मुगल सम्राट के बिना किसी भी संदर्भ के सिक्के जारी किए थे। समझ गए, इसने एक विलग्नता जो है उससे दिखाई थी और अपने जो है सिक्के जारी किए थे। और सम्राट शाह आलम के नाम के विपरीत उन्होंने अपने नाम से खुतबा, यानी खुतबा होता है जो मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज में पढ़ा जाता है, खुतबा जो है जारी करवाया था। और उसने अपने शासन को वैध रूप बनाने के लिए ओटोमन साम्राज्य में आपको पढ़ाऊंगा इसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। ओटोमन खलीफा से सनद प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य के साथ पूरी तरह से संबंध समाप्त नहीं किए थे। और टीपू एक यथार्थवादी शासक था और इस कारण टीपू जहां आवश्यक समझा मुगलों के लिए सत्ता को स्वीकार किया और जहां नहीं समझा उनका अवज्ञा भी की। इस तरीका से आप इसको देख सकते हैं। वास्तव में हिस्ट्री क्या है, वो मैंने जैसा कहा कि इतिहास जो है वो डिस्टॉर्ट है पूरी तरीका से। भारत का जो इतिहास है वो डिस्टॉर्ट है, बिना किसी साक्ष्य के है, इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है। इसे कहने में मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। जो भारत का इतिहास लिखा गया है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि पूरी तरीका से डिस्टॉर्टेड, पक्षपाती होकर के लिखा गया है। इसके पीछे कोई भी शोध नहीं है। और मजे की बात और भी है कि लोग इसे सराहते भी हैं। ये बड़ा अद्भुत है। और वो लोग ऐसा सराहते हैं जिनकी उम्र भी 50-50, 60-60 साल है। बुद्धि कहां गई है मुझे पता नहीं है, क्योंकि या तो ये है कि भाई जहां जो पूरा जो फ्लो जा रहा है ना उधर बह लो, वो आसान होता है। दिशा के विपरीत जाओगे तो दिक्कत होगी, है ना। यही समस्या है कि लोग इसे स्वीकार कर लेते लेकिन दिमाग लगाने का कतई भी प्रयास नहीं करते। क्या वास्तव में जो टीपू सुल्तान था
वो सनद कहां से प्राप्त कर रहा है? खलीफा से। और कह क्या रहे हैं? वो देशभक्त है। अब तो आप देखो, तर्क है, तर्क को आप तर्क से ले सकते हैं और विचार करना इस बात पर। बाकी एग्जाम के लिए तो जो हम करा रहे हैं वो काफी है। त्रावणकोर, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, जो यहां पे कराऊंगा इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे 1 लाख रुपए का कोचिंग ले रहे हैं या 2 लाख का या 10 साल में लहूलुहान हो जाना, इससे ज्यादा आपको नहीं तो कहीं मिलेगा, ना पढ़ने के लिए मिलेगा, ना ही आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कितना भी महंगा कोचिंग ले लेना, ये मैं गारंटी 100 नहीं 110% लिख करके आपको दे सकता हूं। इससे ज्यादा नहीं तो है, ना ही पढ़ने की आवश्यकता है, और बल्कि आपको मैं तो कम समय में करा रहा हूं, लोग तो बड़ा बड़ा समय ले रहे हैं। इसीलिए आपको इसे गंभीरता से लेना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और मैंने भी आपको 1 मंथ का टाइम दिया है, 1 मंथ के बाद मैं सोचता हूं कि इसका करना क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर आप जानते हैं कि दक्षिण में मालाबार तट पर स्थित दक्षिण राज्य जो था वो त्रावणकोर ने हमेशा मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी, ये तो आप सब जानते होंगे। उसका महत्व 1729 में और ज्यादा जब बढ़ जाता है, जब उसके राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिम तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक शास्त्रों से लैस एक शक्तिशाली और आधुनिक सेना की सहायता से अपने क्षेत्र का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। याद रखना इस फैक्ट को। ठीक है, इसने डचों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया था और अंग्रेजों को अपनी सतहों पर व्यापार करने के लिए बाध्य किया था और एक स्थानीय सामंत और प्रमुखों का दमन किया था। साथ ही इसने सिंचाई हेतु कई कार्य किए, सड़कें और नहरों का निर्माण कराया था और विदेशी व्यापार के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया था। हालांकि त्रावणकोर एक औपचारिक रूप से मुगल व्यवस्था का अंग नहीं बना, फिर भी एक 17वीं शताब्दी में शाही और कुलीनों के व्यापार और एक सुव्यवस्थित मुगल परंपरा में बनने जो लगी थी, उसमें कहीं ना कहीं ये जो है डिस्प्यूट करता हुआ दिखाई नहीं पड़ते हैं। और 1766 में मैसूर ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया था और मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी रवि वर्मा, मार्तंड वर्मा के जो उत्तराधिकारी थे रवि वर्मा के काल में उसकी राजधानी विद्वता और कला के केंद्र जो स्थापित किए गए थे, ठीक है, उनको छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास किया गया था। समझ गए आप? इस तरीका से आप 1766 में देखेंगे कि त्रावणकोर पर हमला किया गया। मार्तंड वर्मा जो थे, उनका उत्तराधिकारी जो थे रवि वर्मा जो थे, उनके काल में ही और उसकी राजधानी विद्वता और कला केंद्र की जो कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थी। ये आप समझ सकते हैं, मैंने आपको फैक्चुअल टाइप से लिखाया है, पॉइंट ऑफ पॉइंट करके आपको ये बताने का प्रयास किया है। बाकी तो मैं प्रयास है कि आज आपको ये PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को आप शेयर करें। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो क्षेत्रीय विस्तार है वो समाप्त हो जाता है और अगले लेक्चर से हमारा शुरू हो जाएगा यूरोपियों का भारत में आगमन। और उसी के साथ में मैं एक पॉलिटिकल लेक्चर भी लेकर के आऊँगा। और एक लेक्चर ये है, अगर कोई परेशानी है कि सर आप तेज बोल रहे हैं, कि या सर अभी आप मंदा बोलें, या सर आप लिखा करके ही चलें, नहीं सर आप ये करें या वो करें, या और इसे एलाबोरेट करके समझाएं, जैसी भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखना। 1 मंथ का टाइम दिया है, 1 मंथ के बाद में मैं इसका पूरा फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूं, पूरे चैनल को अलग तरीका से चलाऊं जैसे कि सब चला रहे हैं। क्या मैं उस तरीका पे जाऊं, ये सारा आपको देखना है और बताना है कि 1 मंथ का टाइम मैं आपको और दे रहा हूं। क्या मैं वही चलाऊं जो और लोग चला रहे हैं, उसी तरीका से चलाना है अपने प्रॉफिट के लिए, या फिर जो मैं कर रहा हूं वो मुझे जारी रखना है। लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल शेयर करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ये बात आपको कि नहीं सर इसकी जरूरत है, लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं और आप इस पर कार्य करें। ठीक है, तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।